नमस्कार। आज हम कौटिल्य के कानून और व्यवस्था प्रशासन के बारे में बात करेंगे। कौटिल्य की जो राज्य की अवधारणा है उससे संबंधित कई तथ्य हम पढ़ चुके हैं। कौटिल्य की राज्य की अवधारणा है उसमें कौटिल्य ने राज्य को बहुत ही मजबूत माना है। तो जब राज्य मजबूत होगा तो उसके लिए राजा को भी मजबूत होना पड़ेगा। राजा अगर मजबूत नहीं होगा तो राज्य मजबूत नहीं हो सकता। तो राजा के मजबूत होने के लिए उसमें सारी शक्तियाँ होनी आवश्यक है। सारी शक्तियाँ कहने का मतलब है विधायी शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ। समस्त प्रकार की शक्तियाँ राजा में केंद्रित होनी चाहिए, तभी राज्य मजबूत होगा। तो इसके लिए कानून और व्यवस्था प्रशासन है उसका अध्ययन करना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कानून की। तो कानून के दो प्रकार बताए गए हैं। एक प्रकार तो है धर्मस्थ कानून और दूसरा प्रकार है कंटक शोधन कानून। ये वर्तमान के जो कानूनों के प्रकार हैं, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, उसके समान ही है। कानूनों के दो प्रकार बताए हैं, धर्मस्थ कानून और कंटक शोधन कानून। कानून के स्रोत के बारे में, सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में कौटिल्य ने 4 सोर्स बताए हैं, 4 स्रोत बताए हैं। धर्म या धर्मशास्त्र, व्यवहार, प्रथा और न्याय। न्याय को कौटिल्य ने बहुत अच्छा माना है। न्याय को कौटिल्य ने राज्य का हृदय कहा है। राज्य का हृदय, हार्ट ऑफ स्टेट। कौटिल्य ने कानून के 4 स्रोत माने हैं, धर्म, व्यवहार, प्रथा और न्याय। न्याय को उन्होंने सबसे अच्छा बताया है। न्याय को उन्होंने राज्य का हृदय कहा है, हार्ट ऑफ स्टेट। कानून 2 प्रकार के बताए हैं, धर्मस्थ और कंटक शोधन। अब हम बात करते हैं दंड की, क्योंकि दंड के बिना कुछ भी संभव नहीं है। दंड या कानून क्या क्या करता है, दंड को कितना महत्व दिया है कौटिल्य ने। वैसे दंड के बारे में जो विचार हैं अर्थशास्त्र में वो पहले से ही ग्रंथों में मौजूद हैं, लेकिन कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में यही बताया है कि दंड प्रजा का शासन करता है। दंड प्रजा का शासन करता है। दंड प्रजा की रक्षा करता है। जब सब सो रहे होते हैं तब दंड ही जागता है। जब सारे सो रहे होते हैं तो दंड ही जागता है। ऐसा कहा जाता है, प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब सब सो रहे होते हैं तब कौन जागता है? तब दंड ही जागता है। और दंड ही धर्म है। दंड के बारे में ये सब बातें हैं। अब हम इसका
थोड़ा सा वर्तमान में अगर विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि प्रजा का शासन करने में दंड अर्थात कानून, नियम, नियमावली, इन सब का बहुत बड़ा योगदान है। प्रजा की रक्षा भी करता है। जब सब सो रहे होते हैं तब दंड ही जागता है, दंड ही धर्म है। इसका सबका हम देख लेते हैं कि अगर कोई अपराधी किसी अपराध को करने में किसी चीज़ से डरता है तो वो क्या चीज़ है? वो दंड है, वो कानून है। कानून से ही डरते हैं। अगर कोई अपराधी अपराध कर रहा होता है और पुलिस की जीप का, पुलिस के वाहन का सायरन सुनकर वो अपराध नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो वहाँ पर दंड का शासन है। अगर हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं वो मास्क लगा रहे हैं, वो खुद की सेफ्टी के लिए भी लगा रहे हैं। अगर उनको मास्क नहीं लगाने पर अगर उनको दंड दिया जा रहा है तो प्रजा की रक्षा भी हो रही है। तो दंड ही प्रजा का शासन करता है, दंड प्रजा की रक्षा करते हैं। जब सब सो रहे होते हैं तब दंड जागता है। कानून होना ही अपने आप में ये होता है कि हम उस चीज़ को नहीं करें क्योंकि हम कानून से डरते हैं। और बहुत से लोग, हमारे में से बहुत से लोग, हम लोग इसलिए नियमों का ज़्यादा पालन करते हैं क्योंकि उसके साथ कोई न कोई कानून, कोई न कोई प्रक्रिया जुड़ी होती है। अगर ये प्रक्रिया नहीं हो तो अराजकता की स्थिति हो सकती है। दंड ही धर्म है। दंड के बारे में ये विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने उस समय में थे। उसके बाद भ्रष्टाचार पर कौटिल्य ने व्यापक विश्लेषण किया है। भ्रष्टाचार अथवा भ्रष्ट आचरण, इसके कौटिल्य ने 40 प्रकार बताए। अर्थशास्त्र में भ्रष्टाचार के 40 प्रकार बताए हैं और भ्रष्टाचार के बारे में ये कहा है कि जो कार्मिक अर्थ से जुड़े हुए हैं, अर्थ का मतलब वित्त कह सकते हैं, धन, जो पैसे के लेन देन से जुड़े हुए कामों में जो कार्मिक कार्य कर रहे हैं उनके लिए भ्रष्टाचार से बचना बहुत मुश्किल है। तो इसके बारे में वो 2 उदाहरण देकर कहते हैं कि पहला उदाहरण कि वो एक वाक्य है कि अगर किसी व्यक्ति के जीभ पर कोई ये शहद रख ले या जहर रख ले और फिर वो चाहे कि मैं उसका स्वाद न लूँ तो ये हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार अर्थ में लगे हुए कार्मिक अगर चाहें कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूं तो ये बहुत मुश्किल काम है। दूसरा वो कहते हैं कि मछली जल में रहते हुए किस प्रकार जल ग्रहण करती है और वो हमें दिखाई नहीं पड़ता, पता ही नहीं चलता कि वो पानी कब पीती हैं। उसी प्रकार अर्थ में लगे हुए कार्मिक हैं, वो किस प्रकार रुपयों पैसों का लेन देन में कब भ्रष्टाचार में शामिल हो जाते हैं, उनको खुद को ही पता नहीं चलता। तो ये भ्रष्टाचार के 40 प्रकार बताना और भ्रष्टाचार के ये दंड की बात करना। भ्रष्टाचार के लिए दंड में उन्होंने कहा है कि अगर कोई भ्रष्ट का कार्मिक हो तो उसके मुंह पर राख, गोबर का लेप करके उसको गांव में घुमाना चाहिए। ये तो अर्थशास्त्र में विचार व्यक्त किए हैं उस समय के अनुसार। और वर्तमान में भी हम देखते हैं कि भ्रष्टाचारी कोई अगर कार्मिक होता है तो उसकी जो संपत्ति है, उसका नाम अखबार में आना, संपत्ति को सार्वजनिक रूप से कुर्क करना, ऐसी जो प्रैक्टिसेज हैं इनको अपनाया जाता है। ये उसी पैटर्न पर आधारित है। लेकिन अर्थशास्त्र में ये बातें वर्णित है। और दंड के बारे में किसी भ्रष्ट कार्मिक के चेहरे पर राख का लेपन करके उसको सार्वजनिक तौर पर घुमाना चाहिए। तो ये अर्थशास्त्र में बताया गया है भ्रष्टाचार के बारे में। भ्रष्टाचार पर बड़ा ही व्यापक विवेचन किया गया है जो कि आज भी प्रासंगिक है।
उसके बाद प्राकृतिक आपदा की बात करते हैं। प्राकृतिक आपदा के जैसे आग लग गई, अग्नि, जल, भूकंप, बीमारी, चूहा, सर्प, राक्षस, ये सब बातों का वर्णन है कि अगर ऐसी कोई स्थिति हो गई है, अग्नि, जल, भूकंप, बीमारी, चूहा, सर्प, राक्षस, ऐसी स्थिति में अगर कोई सहयोग नहीं करे, अगर कोई सहयोग न करे, बचाव के उपाय न अपनाए, बचाव के उपाय न अपनाए और आपदा का कारण बने, आपदा का कारण बने, ऐसा कोई काम हो, ऐसा कोई व्यक्ति करे, सहयोग नहीं करे, बचाव के उपाय नहीं अपनाए, आपदा का कारण बने, तो उसके लिए कठोर दंड का प्रावधान है। अब हम इसको वर्तमान संदर्भ में देख लेते हैं, इसी चीज़ को, कि हम देखते हैं कि प्राकृतिक आपदा जैसे कोई महामारी हो, और उदाहरण के रूप में हम ले लेते हैं कोविड-19, ये जो कोरोना की महामारी है, इसमें अगर कोई सहयोग नहीं करता है, कोई बचाव के उपाय नहीं अपनाता है, कोई आपदा का कारण बनता है, दूसरे के लिए खतरा बनता है, तो उसके लिए कठोर दंड का प्रावधान है। तो ये जो प्राकृतिक आपदा है, इस पर जो विचार व्यक्त किए गए हैं अर्थशास्त्र में, वो बड़े ही प्रासंगिक है और हम इसको वर्तमान समय में देख भी सकते हैं। अब जो कानून व्यवस्था की जो स्थिति होती है वो तब बनी रहती है जब जनसाधारण की शिकायतों का समाधान हो, जनसाधारण की शिकायतों का समाधान हो। ये भी वर्णित है अर्थशास्त्र में। कौटिल्य ने कहा है कि जनसाधारण की जो शिकायतें हैं, इनको गंभीर प्रकरण के रूप में लेना चाहिए, गंभीर प्रकरणों के रूप में लेना चाहिए, गंभीर प्रकरणों के रूप में लेना चाहिए, ताकि राजा को शिकायतों के बारे में पता चले और जो राजा की छवि है, वो छवि जनता के मन में अच्छी बनी रहे। क्योंकि ये जो शिकायतों का समाधान होता है, ये अंततः छवि निर्धारक का काम करता है, इमेज मेकिंग। छवि निर्माण का काम है, वो जनता की शिकायतों का समाधान अच्छी तरीके से हो जाए तो वो करता है। क्योंकि अगर राजा में जनता का विश्वास नहीं रहे और जनता ही राजा से वैर करने लगे, विद्रोह कर दे, तो फिर राजा के लिए बचने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर हम इसको वर्तमान में इसका विश्लेषण करें तो लगभग हर राज्य में और केंद्र सरकार के स्तर पर पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, सार्वजनिक समस्या होती है उसके समाधान का एक सिस्टम विकसित किया गया है हर राज्य में, हर प्रकार के प्रशासन में। और राजस्थान में जैसे उदाहरण लें तो जो संपर्क पोर्टल है, उस पर कोई भी नागरिक सीधे शिकायत कर सकता है और इसमें समाधान डेफिनेटली होता है। तो ये जनसाधारण की शिकायतों से संबंधित चीज़ें हैं जो वर्तमान की है, जबकि अर्थशास्त्र में इनका वर्णन है। तो ये जनसाधारण की शिकायतों का समाधान भी इसमें कानून व्यवस्था प्रशासन में शामिल है। और एक बात और कही है जो कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई है, न्याय के बारे में। न्याय को राज्य का हृदय तो कहा ही है, न्याय राज्य का हृदय है, हार्ट ऑफ स्टेट।
और जो न्यायाधीश है वो एक न्यायाधीश के बजाय तीन न्यायाधीशों के निर्णय को वरीयता देनी चाहिए। इसको अच्छा बताया है कौटिल्य ने। तो ये कौटिल्य के कानून और व्यवस्था प्रशासन से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं। कानून और व्यवस्था प्रशासन के बारे में उन्होंने क्या कहा है अर्थशास्त्र में, इसके बारे में ये वर्णन था। अब इससे जुड़े जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जुड़े जो विभिन्न विद्वान हैं और कुछ आलोचक हैं, उन्होंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में क्या कहा है, इसके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।